सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर 2 बहुपद को पढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी बहुपद के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज चूंकि हमारा बेसिक क्लास हो गया है आज, यानी कि आज की क्लास में हम लोग बहुपद के बारे में बेसिक जानेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो होगा हम इसके क्वेश्चंस वगैरह भी और इस पूरे चैप्टर को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आज बहुपद के बारे में जानते हैं कि बहुपद होता है क्या है। ठीक है, बहुपद को जानने से पहले दो तीन चीजें जो जानना जरूरी होता है, उसमें सबसे पहले हमारा होता है कि चर राशि, यानी कि चर राशि क्या होता है। ठीक है, इसको जानना जरूरी होता है। दूसरा हम लोग का अचर राशि क्या होता है, ये जानना जरूरी होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद से जो हमारा बहुपद क्या होता है वो जानना जरूरी होता है। ठीक है, पहले चर और अचर जान लेंगे और इससे इसके बाद हम लोग बहुपद जानेंगे। फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नाम, जैसे कि बहुपद में पद हो गया है, घात हो गया है, उसके बाद से वो किस प्रकार का बहुपद है, पदों के अनुसार बहुपद के प्रकार या घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, तो इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो चर राशि, तो जितने भी हमारी एबीसीडी के अंदर आती है, एबीसीडी ए से लेके जेड तक, ये हमारी चर राशि होती है। चर राशि का मतलब इसका जो मान होता है वो फिक्स नहीं होता है। एबीसीडी के अंदर जितने भी आती है हमारी चर राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? चर राशि कहलाती है। ठीक है, और अचर राशि में हमारा कोई भी संख्या आता है, कोई भी संख्या। ठीक है, और कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 बेटा में भी कोई संख्या हो सकता है, या भिन्न दशमलव में भी कोई संख्या हो सकता है, रूप में भी कोई संख्या आता है, तो वो हमारी अचर राशि के अंदर है। ठीक है, इसका जो मान होता है हमारा फिक्स होता है, इसका जो मान होता है हमारा फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और इन्हीं दोनों के मिलने से इन्हीं दोनों के बीच प्लस माइनस गुना या भाग आपस में मिलने से, या जोड़ घटाव गुना भाग से जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो हमारा बनता है बीजीय व्यंजक। क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। और इन्हीं बीजीय व्यंजक से हमारा एक चीज निकलता है बहुपद, यानी बहुपद भी हमारा एक बीजीय व्यंजक होता है। कैसा बीजीय व्यंजक था, तो याद रखिएगा कि बहुपद हमारा वैसा बीजीय व्यंजक होता है, वैसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें प्रत्येक चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या होता है। यानी कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो प्रत्येक जो चर राशि होती है उसकी घात हमारी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो बहुत जैसे कि एग्जांपल से अगर समझे तो जैसे 3x स्क्वायर प्लस का 5x, और भी ले लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 6। ये सभी अगर देखा जाए तो इसमें प्रत्येक चर राशि का घात हमारे पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में ज्यादा जानने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर आपको बहुपद के बारे में और बेसिक जानना है तो इसके पहले वाले 9 क्लास का बहुपद का पार्ट 1 है, उसको देख सकते हैं। हम बस इतना जानेंगे कि इसमें क्या बहुपद क्या होता है, कि हमारा एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें प्रत्येक चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या समझ में आता है ना? जैसे पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? जीरो से। कहाँ शुरू होता है? जीरो से। यानी अगर पूछे तो पूर्ण संख्या के बारे में क्या बताते हैं कि जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या, यानी कि जो हमारा पूर्ण संख्या होता है हमारा कितना होता है, वो हमारा होता है 0 1 2 3 करके ऐसे करके ये अनंत तक जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, पूर्ण संख्या कभी बढ़ता में नहीं होता है, पूर्ण संख्या कभी भिन्न में नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कई बार दिख जाता है बहुपद हमारा, जरूर बहुपद में जो चर राशि अगर चर राशि का घात अगर हमको भिन्न के रूप में दिख जाता है, या चर राशि का घात हमको दशमलव के रूप में दिख जाता है, या चर राशि का घात अगर हमको बटा के रूप में दिख जाए या माइनस के रूप में दिख जाए, या चर राशि का घात जब हमको अगर रूट में भी दिख जाता है तो हम मानते हैं कि हाँ वो हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद कौन होगा? जिसमें प्रत्येक चर राशि की घात हमेशा क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 होगा, वही हमारा बहुपद होगा। ठीक है, अगर जैसे कि हम अब बात करें बहुपद में एक चीज आता है हम लोग का पद आता है। ठीक है, यानी कि जैसे हम जानते हैं कि जो प्लस और माइनस क्या करता है, वो किसी भी समीकरण में जो है किसी बहुपद को अलग अलग पदों में बांटने का काम करता है। ठीक है, तो बहुपद में देखेंगे तो बहुपद पदों के अनुसार जो हमारे बहुपद होते हैं हमारे, वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हमारा एक पदी हो गया, द्विपदी हो गया, उसके बाद से त्रिपदी हो गया। ये हमारे पदों की संख्या के आधार पे हमारे बहुपद के
प्रकार होते हैं। देखिए जैसे वैसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, जैसे कि हमारा 3x 4xy 3x 3z, इसमें सिर्फ एक ही पद हो, जिसमें सिर्फ एक पद हो। ठीक है, हमने बोला कि बहुपद के बारे में अपने बेसिक 9 क्लास में पढ़ाया कि ये पद क्या होता है, कैसे हम पद को जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें हम ओवर में जानेंगे कि पद के अनुसार। ठीक है, एक चीज ध्यान रखें, प्लस और माइनस क्या करता है, पदों में बांटता है। ठीक है, और पदों के अनुसार जो हमारे बहुपद होते हैं, हमारे एक पदी होते हैं, द्विपदी और त्रिपदी, और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम जानेंगे कि एक पदी में जिसमें सिर्फ एक पद आता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक पद, जैसे यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे 3x हमारा एक पद होता है, 4xy एक पद हो गया, 3z इसमें एक ही पद है। ठीक है, अगर द्विपदी का देखा तो यहाँ पे 3x बीच में प्लस आ जाएगा 4, या 3x माइनस का 4y, या 5x स्क्वायर प्लस का 3z। इसमें देखना है तो यहाँ पे प्लस क्या होता है, इधर एक अलग पद हो गया, ये हमारा अलग पद, यानी इसमें कितने पद हो गए, कितने पद हो गए, 2। इसमें कितने पद हो गए, इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी कितने पद हो गए, 2। इसमें भी देखें तो इसमें भी कितने पद हो गए, 2। तो इस तरीके से हम पदों की संख्या के आधार पे हम बहुपद को बांट पाते हैं। जिसमें एक पद होगा उसमें एक पद ही बोलेंगे, जिसमें दो पद होगा उसमें द्विपदी बोलेंगे। सेम उसी तरह से त्रिपद में हमारे कितने पद होते हैं, तो इसमें 3 पद होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझ रहे हैं तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 4, 5x स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 2z। तो इसमें भी देख रहे हैं तो इसमें हमारे एक ये 3 पद आते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे भी पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया। प्लस और माइनस क्या करता है, किसी भी बहुपद को, किसी भी समीकरण को पदों में बांट देता है। यहाँ पे अगर इसे यहाँ पे प्लस लगा हुआ तो ये प्लस क्या है, इसको एक अलग पार्ट में बांट दिया, इसको एक अलग पार्ट में बांट दिया, और इसको एक अलग पार्ट में, यानी कि इस बहुपद में कितने पद हो गए, तो क्या बताएंगे हम, 3। इस प्रकार का जो हमारा बहुपद है उसे हम कैसा बहुपद बोलेंगे, उसे हम त्रिपदी बहुपद। तो बहुपद क्या करता है, सॉरी प्लस और माइनस क्या करता है, किसी भी बहुपद को पदों में बांटता है। ठीक है, और ये इसी के अनुसार जो हमारे बहुपद होते हैं, हमारे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी होते हैं। ठीक है, इसके बारे में फिर से बता दें, अगर आपको ज्यादा बेसिक जानना होगा तो आप 9 क्लास का जो पार्ट 1 है, बहुपद का जो पार्ट 1 है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर आगे जानने का प्रयास करें बहुपद के बारे में, अभी हम लोग बेसिक ही हालांकि इसमें भी हम लोग बेसिक ही जान रहे हैं, लेकिन उतना बेसिक नहीं जानते हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे जैसे कि बहुपद में फिर घात के बारे में जान लेते हैं, यानी कि हम लोग का घात क्या होता है, देखेंगे बहुपद का घात। ठीक है, इसके बारे में जानने का प्रयास करें तो किसी भी बहुपद में, ठीक है, किसी भी बहुपद में जो हमारा चर राशि का अधिकतम घातांक हमारा क्या करता है, बहुपद क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी बहुपद होगा उसमें जो चर राशि होगी, किसी भी बहुपद में जो हमारा चर राशि होगा उसमें उसका जो अधिकतम घातांक, यानी उसमें सबसे घातांक का समझते हैं ना, किसी भी संख्या के ऊपर पावर जो लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें तो इसमें जो ये हमारा क्या है, ये 2, इसका 6x का क्या है घातांक, इस x का क्या है घातांक है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये क्या है, x का घातांक है। ठीक है, तो ये हमारे जो यहाँ पे ऊपर में जो लगे होंगे हमारे क्या है, घातांक है, इसको हम पावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे बहुपद में क्या होता है कि इसमें चर राशि का जो हमारा अधिकतम घातांक, यानी इसमें जो सबसे अधिक होगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, यानी अगर इस समीकरण में पूछे तो इसमें बहुपद का घात कितना है, इसमें अधिकतम क्या है, 1 या 2, इसलिए इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर और इक्वेशन देखा जाए तो इसमें 3x अपॉन 4 माइनस का 4x क्यूब और 4x स्क्वायर, तो इसमें भी देखा जाए तो इसमें सबसे अधिक क्या है, यानी इसमें चर राशि का अधिकतम घातांक कितना है, 2, 3 या 4, कौन अधिक है, 4 है, तो इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इस तरीके से हम चर राशि का जो अधिकतम घात होता है वही हमारा क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। अगर हम बात करें कि घात की संख्या के आधार पे, ठीक है, घात की संख्या के आधार पे भी हम बहुपद को क्या करते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज में बांट लेते हैं। घात की संख्या के आधार पर जो हमारे बहुपद होते हैं वो भी हमारे अलग अलग प्रकार है। जैसे बात करें हमारा सबसे पहले रैखिक बहुपद आता है, ठीक है, दूसरा हम लोग का आता है द्विघात बहुपद आता है, और तीसरा जो हम लोग का आता है वो हमारा त्रिघात
बहुपद आता है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम बहुपद की संख्या के आधार पे हम क्या करते हैं, बहुपद की संख्या के आधार पे हम क्या करते हैं, घात को हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, अगर रैखिक बहुपद में बात करें तो इसमें बहुपद का जो हमारा घात होगा, यानी रैखिक बहुपद में क्या होगा कि बहुपद का घात क्या होगा, वो हमारा एक होगा। रैखिक बहुपद में बहुपद का घात कितना होगा, एक होगा। याद रखना है, रैखिक बहुपद में बहुपद का घात हमेशा कितना होगा, एक होगा। द्विघात बहुपद में इसमें क्या होगा कि इसमें बहुपद का घात हमारा 2 होगा। ठीक है, द्विघात नामी और द्वि मतलब 2, यानी इसमें बहुपद का घात कितना होगा, 2। द्विघात बहुपद में बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2। यानी इसमें जो चर राशि है, एग्जांपल से आप लेते हैं 3x प्लस का 4, 4y माइनस का 2 ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो चर राशि उसका अधिकतम घात एक ही आ रहा है, यानी इसमें बहुपद का घात कितना है, 1। तो इस प्रकार के जो हमारे समीकरण दिखेंगे, हम आपको इस प्रकार के जो हमारे बहुपद दिखेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। इस तरीके से जो हमारा बहुपद दिखेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। अगर द्विघात बहुपद के बारे में बहुपद का जो घात होगा कितना होगा, इसमें चर राशि का अधिकतम घातांक कितना होगा, 2। कितना होगा, 2। जैसे यहाँ पे बात करें 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2, 4x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस माइनस का 4। तो इसमें देख रहे हैं, तो इसमें बहुपद का जो घात आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी यहाँ पे चर राशि का अधिकतम घातांक कितना है, 2 ही ना है। दोनों में देख रहे हैं तो कितना है, 2। तो ये जो हमारे बहुपद होंगे किस प्रकार के बहुपद कहलाएंगे, द्विघात बहुपद। किस तरीके के बहुपद कहलाएंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद में क्या होता है कि इसमें बहुपद का घात कितना होता है, बहुपद का घात त्रिघात में नाम है, त्रि मतलब क्या होता है, 3, त्रि का मतलब 3, यानी इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3। इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3। तो इसमें जैसे देखा जाएगा एग्जांपल से, तो 3x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 5x, 4x स्क्वायर माइनस का 5x क्यूब प्लस का 4x। तो इसमें देख रहे हैं, तो इसमें बहुपद का जो हमारा अधिकतम घात आ रहा है वो कितना है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 है। तो इसमें सबसे अधिक क्या है, 3 है, यानी बहुपद का घात कितना आ रहा है, 3। यानी चर राशि का अधिकतम घातांक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। बस समझ में आया। रैखिक बहुपद में बहुपद का घात कितना होगा, 1 होगा। द्विघात बहुपद में बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा। और त्रिघात में बहुपद का घात कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, चूंकि 3 क्लास में ये जानना जरूरी होता है कि रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद किस रूप में रहता है। ठीक है, यानी इसका रूप क्या होता है, तो उसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि रैखिक बहुपद का रूप, रैखिक बहुपद का जो ये जैसे रैखिक बहुपद किस रूप में रहता है। ठीक है, इसका अगर यहाँ पे रूप देखें तो रैखिक बहुपद जो रहता है हमारा, वो हमारा रहता है ax प्लस b के रूप में। यानी रैखिक बहुपद जो रहता है हमारा किसके रूप में रहता है, हमारा ax प्लस b में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझे, तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे 2x प्लस का 4, 3x माइनस का 2, तो ये हमारे किसके रूप में है, ये हमारे ax प्लस b के रूप में। यानी रैखिक बहुपद जो होता है वो किसके रूप में रहता है, नोट करिएगा यहाँ पे, रैखिक बहुपद किसके रूप में रहता है, ax प्लस b के रूप में। किसके रूप में रहता है, ax प्लस b। द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है। ठीक है, हमारा द्विघात बहुपद किसके रूप में रहता है, हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। किसके रूप में रहता है द्विघात बहुपद, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझा जाए तो हमारा 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2, और भी यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस का 2, तो इसमें डाउट होगा कि सर ये कैसे हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है। तो इसको हम जानने का प्रयास करें। तो अगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चूंकि x स्क्वायर की जगह यहाँ पे x स्क्वायर में यहाँ पे a है, तो a की जगह पे हमारा 4 है, c की जगह पे हमारा 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे bx क्या है, यहाँ पे bx दिख रहा है, bx का रूप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि यहाँ पे b का जो मान है हमारा 0 है, यानी इसको ऐसे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस का माइनस नहीं लेंगे, प्लस का 0x और माइनस का, तो यानी यहाँ पे 0 में 1 से गुना करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, हमारा कितना आएगा, 0। यानी इसको जब लिखना होगा तो कैसे लेंगे, 4x स्क्वायर माइनस का 2। इसलिए ये भी हमारा जो 4x स्क्वायर माइनस का 2 होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे x स्क्वायर दिया जाए, बहुपद का घात 2 दिख जाए, तो हमारा द्विघात बहुपद होता है। बाकी सब जो होता है हमारा क्या होता है, वो हमारा 0 के साथ, मतलब वहां पे b या c का मान 0 हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसे भी लिखते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस का 4 लिखे, तो ये भी हम 4x ही लिखे यहाँ पे, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा द्विघात बहुपद होगा। बात समझ में आया। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लिखा हो तो इसमें हम ऐसा नहीं, इसमें जबरदस्ती नहीं करते हैं कि यहाँ पे 0 × x स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा
द्विघात बहुपद, तो इसमें जबरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा, सबसे पहले तो द्विघात में हमारा अधिकतम घात 2 होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं लेना, उसमें होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी सबको हम ऐसे ला सकते हैं। अगर अगर इसको हम इसमें अगर 2 ही मान दिया, अगर यहाँ पे 4x² दे तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद बोलेंगे। 4x² अगर सिंगल भी देगा तब भी इसको क्या बोलेंगे हम, द्विघात बहुपद। बात समझ में आ रहा है? इसको भी हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद जो होता है हमारा किसके रूप में रहता है, हमारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में रहता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो त्रिघात बहुपद होता है वो हमारा ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d के रूप में होता है। हमारा समझ में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखने तो एग्जांपल हमारा हो जाएगा 4x³ माइनस का 2x² प्लस का 4x माइनस का 6, ये इस तरीके से और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारे रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, ठीक है। रैखिक बहुपद क्या होता है, याद रखिएगा, फिर से रिपीट करते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है, ax प्लस b, क्या होता है, ax प्लस b। द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। और त्रिघात बहुपद में क्या होता है, इसका जो रूप होता है वो ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d, ठीक है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। त्रिघात बहुपद किसके रूप में होता है, ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये हमारे तीनों जो बहुपद हो गए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात, ये हमारा इसका व्यापक रूप हो गया। बात समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आई। अब इसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब कल जो बेसिक पढ़ा तो उसमें ये बता दिया गया था कि जो बहुपद, चूंकि हम 9 और 10 में, क्लास अगर 9 का बात करें, क्लास 9 या 3 का बात करें, तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे बहुपद वो हमारे एक चर वाले ही बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है। एक चर वाले बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, एक चर वाले बहुपद बनेंगे। एक चर वाले बहुपद के बारे में क्या बताया गया था कि इसमें एक ही प्रकार का चर होगा, यानी कि इसमें अगर x है तो हमेशा x ही रहेगा, y है तो y ही रहेगा, z है तो z ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिएगा, अगर x² माइनस का 5x प्लस ये दिख रहा है तो हमारा इसमें x और x, यहाँ पे भी x आ रहा है, x क्या है, यहाँ पे एक ही प्रकार का चर है, ठीक है। ये हमारे एक ही, अगर z² प्लस z x लिख दें, सॉरी z² प्लस z प्लस 2 लिख दें, तो इसमें हमारा z एक ही प्रकार का चर है, जिसमें एक ही प्रकार के चर है उसे हम एक चर वाले बहुपद बोलेंगे। तो हम लोग 9 और 10 में हम एक ही प्रकार के चर पढ़ेंगे, एक ही चर वाले बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है। एक ही प्रकार के, ठीक है। हम लोग 2 या 3 चर वाले हमको बहुपद के बारे में नहीं जानना, हमको सिर्फ एक चर वाले बहुपद के बारे में जानना है, ठीक है। इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद चूंकि हम लोग ये हमारा बहुपद के यहाँ तक बेसिक लगभग खत्म हो जाता है, और इसमें हम तो लोग थोड़ा सा जानेंगे कि शून्य के बारे में, ठीक है। और ये शून्यक हमारा क्या होता है, बहुपद में शून्यक निकालने के लिए आता है। क्लास 9 में भी इसको पढ़ना है, 10 में भी हमको पढ़ना है, और पूरा 10 में जो हम लोग 2.1 और 2.2 में हमको शून्यक ही जानना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमारा ये शून्यक क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये शून्यक हमारा देखिएगा यहाँ पे अगर देखिएगा, जैसे हमारा कोई भी अगर बहुपद हो गया, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल जानने का प्रयास करेंगे। अगर कोई भी अगर बहुपद लेते हैं, ठीक है, अगर कोई भी बहुपद लेते हैं, ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको px के बराबर मान लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे x + 4 को लिखना हो तो हम x को px बराबर x + 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको भी लिखना होगा तो हम कैसे, px बराबर x² प्लस का 4x माइनस का 4 ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो शून्यक होता है, शून्यक में क्या होता है कि p यहाँ पे x के जिस मान पे, ठीक है, x के जिस मान पे हमारा px का मान 0 के बराबर है, ठीक है। अरे लिखेंगे यहाँ पे कि x के जिस मान पर, ठीक है, x के जिस मान पे हमारा, अगर यहाँ पे px लिखे, आप px लिखे या ऐसे भी बोल सकते हैं, या बहुपद का मान कितना आ जाए, हमारा शून्य आ जाए, शून्य आ जाए मतलब कि 0 आ जाए, तो हमारा तो वह मान शून्य कहलाता है, ठीक है। फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे, शून्य कहलाता है, ठीक है। इसको देखेंगे, ठीक है, यानी कि देखिएगा x के जिस मान पे, यानी जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं, जैसे पहला ही एग्जांपल है px है, ठीक है। px में हमारा px कितना है, x + 4 के बराबर है, यानी यहाँ पे x का मान, जैसे यहाँ पे x का मान 4 रखते हैं या -4 रखते हैं, ठीक है, यानी x का मान कितना रखते हैं, -4। तो देखेंगे यहाँ पे p4 की मान कितना आ जाएगा, -4 + 4 कितना आ जाएगा, 0। यानी कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, px का मान कितना आ जा रहा है, 0 आ रहा है ना।
यानी x के मान x के जिस मान पे, यानी x का मान कितना रखे यहाँ पे -4 रखे हैं, यानी -4 पे जो हमारा बहुपद का मान या px का मान कितना आ जा रहा है हमारा 0 आ जा रहा है। तो ये जो हमारा -4 होगा हमारा शून्य का है। बात समझ में आया? फिर से देखते हैं, ठीक है। x के जिस मान या कोई भी मतलब चर राशि लेते हैं, यहाँ पे हम x लिए तो x ही रखे हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, x y z कुछ भी आ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी चर आता है, ठीक है। उसके जिस मान पे बहुपद का मान, ठीक है, बहुपद का मान या जो लिए, जैसे हम यहाँ पे लिए x लिए तो हम px भी मानेंगे, अगर y लिए तो py मान रखते हैं, अगर j लिए हो तो pj रखते हैं, अगर a लिए होते तो वहाँ पे pa उसको लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे समीकरण लिया a² प्लस का 4a प्लस का 5, तो यहाँ पे इसको हम अगर इसका नामकरण में इसको मानना भी होता है तो हम pa के बराबर मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे a के जिस मान पे हमारा pa का मान शून्य आता वो हमारा उस बहुपद का शून्य कहलाता है। बस समझ में आया? यानी कि a के यहाँ पे जिस मान पे, a के जिस मान पे, यहाँ पे 0 नहीं लेंगे, a का कोई भी मान आएगा, a के जिस मान पे हमारा pa का मान हमारा किसके बराबर आ जाए, शून्य के बराबर आ जाए, तो वो हमारा शून्य कहलाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे p का जो मान लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया ना -4 लिया है ना, तो -4 पे क्या हो रहा है, px का मान 0 आ जा रहा है ना, यानी यहाँ पे जो -4 होगा इस बहुपद का px बराबर x + 4 का क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा -4, ये हमारा शून्य होगा। बात समझ में आया? तो ये शून्य क्या होता है, बात समझ में आ गया, ठीक है। शून्य में किसी प्रकार का डाउट, अब देखिए इसी के बेस पे, शून्य के बेस पे जो हम लोग का एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज हम लोग का 2.1 है, उसमें कुछ ग्राफ दिए होंगे और ग्राफ में पूछ रहा है कि इसमें हमारा y बराबर px का हमको शून्य बनाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के बारे में ही जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद से किताब के जो क्वेश्चंस होंगे उसको लगाएंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं, पहले शून्य समझ में आ गया आप लोगों को, शून्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना। तो थोड़ा सा हम लोग ग्राफ पे आएंगे, ग्राफ क्या होता है, और फिर उसके बाद से हम लोग वहां पे px का शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ग्राफ को देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, ये हमारा ग्राफ क्या होता है, जैसे देखिए तो ग्राफ में हमारे अच्छे तो अभी हम लोग 2D में ही पढ़ना पड़ेगा, 2D में ही पढ़ेंगे। तो इसमें दो चीज आती है, पहला जो एक जो हमारा आता है, हमारा ये जो हमारा क्या हुआ रहेगा, ठीक है। ये जो हमारा लाइन होता है, ये जो हमारी रेखा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स अक्ष। और ये हमारा जो खड़ा वाला होता है, ये हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम, वाई अक्ष, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, यानी कि जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है, जो लेटी हुई जो रेखा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। और जो हमारी खड़ी यानी कि ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है, उसे या ऊर्ध्वाधर जो लाइन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आता है हम इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं हम, मूल बिंदु। और यहाँ पे जो मान होता है, यहाँ पे एक्स और वाई अक्ष दोनों का मान कितना होता है, 0 0 होता है। यानी इस मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, चूंकि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, यानी हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, तो उसके बारे में और इसके बारे में बेसिक जानेंगे। लेकिन चूंकि बहुपद के अनुसार हम उतना बेसिक नहीं जानेंगे। जब हम लोग उस इसके बाद वाला जो चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, तो ग्राफ के बारे में और बेसिक जानेंगे, ठीक है। तो जो हमारा मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 का मजर, यानी यहाँ पे x का मान और y का मान कितना होता है, 0। यहाँ पे देखिएगा, अगर एक यहाँ पे इसकी इधर जाइएगा, दाहिने तरफ जाइएगा, तो इधर में जो जितना मान आता है वो सब किस में आता है, वो सभी किस में आता है, वो प्लस में आता है। किस में आता है, प्लस में आता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। और इधर वाला सब जितना मान होता है वो सभी किस में आता है, वो हमारा माइनस में आता है। किस में आता है, माइनस में आता है, ठीक है। यहाँ पे मूल बिंदु से दाएं तरफ जाएंगे तो इधर वाला जितना सब मान होता है वो किसमें होता है, प्लस में होता है। इधर वाला सब जितना मान होता है वो हमारा किसमें होता है, वो माइनस में होता है, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला भी जो जितना सब मान होता है वो किसमें होता है, वो प्लस में होता है। और नीचे आएंगे तो वो नीचे, अगर इसके नीचे आएंगे तो वो सभी मान किसमें होता है, माइनस में होता है। तो हम कुछ ये जो हमारा कुछ बेसिक होता है, ठीक है। क्या होता है, इसमें दो अक्ष होते हैं, जो हमारा लेटा हुआ अक्ष होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है। यानी जो क्षैतिज रेखा होता है, क्षैतिज अक्ष होता है उसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं। और जो हमारा ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा एक्स और वाई दोनों का मान कितना होता है, 0 0 होता है। यानी मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 का मान 0। अगर यहाँ पे 0 से इधर दाहिने तरफ में जाएंगे तो इधर वाला जितना सम्मान आएगा वो हमारा प्लस में आएगा। अगर इधर बाएं की तरफ में आएंगे तो इधर जितना सम्मान आएगा वो माइनस में आएगा। ऊपर जाएंगे प्लस में, नीचे आएंगे तो माइनस में। इस यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे px लिया हुआ है, अगर px बराबर कुछ अगर लिया होगा, अगर 3x² मान लेते हैं, 3x + 5 लिया है, तो यहाँ पे px बराबर 3x5 का मतलब है कि जो px है,
यानी पी एक्स की जगह पे हम यहाँ पे वाई भी रख सकते हैं, वाई यानी 3x प्लस 5 भी इसको हम बोल सकते हैं, यानी वाई बराबर इसको हम 3x प्लस 5 कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे इसी के बेस पे हम लोग को जानना है कि यहाँ पे ग्राफ में कुछ लाइन ग्राफ बनाया गया, जैसे यहाँ पे ऐसे करके कुछ ग्राफ बनाया होगा और यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पे पी एक्स का यानी कि वाई पी एक्स का शून्य बताना है। तो हमको सिर्फ इसमें ये चेक करना है कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये एक अक्ष पे कहाँ कहाँ इसको काट रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप हमको पी एक्स का यानी वाई का अगर हमको शून्य निकालना होगा, पी एक्स का हमको शून्य निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको ये चेक करेंगे कि यहाँ पे जो ये जो ग्राफ जो खींचा गया है ये एक अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा है, ठीक है। इसको एक और छोटा सा ग्राफ बनाकर देखते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा एक्स अक्ष होता है, ये क्या होता है एक्स अक्ष होता है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है वाई अक्ष होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ऐसे करके कोई अगर ग्राफ दिया गया है तो अगर कुछ देखे हमारा यहाँ पे पी एक्स का हमारा शून्य क्या है, पी एक्स का शून्य क्या है, कुछ देखे वाई का शून्य क्या है, तो इसमें हम जब वाई का बोलेगा पी एक्स का शून्य बोलेगा तो हम चेक करेंगे कि ये जो ग्राफ है वो एक अक्ष को कहाँ कहाँ काट है, ठीक है। हमको सिर्फ इतना चेक करना है कि जो हमारा ये जो ग्राफ है एक अक्ष यही ना है, इसमें एक अक्ष कौन है, यही ना है, ये एक अक्ष इस ग्राफ को कहाँ कहाँ काट है। तो देखिएगा यहाँ पे एक जो पहले ही तो यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे इसको नहीं चेक करना है, वाई अक्ष में काटे कितना काटे तो उसको कोई मतलब नहीं है, एक अक्ष को करना चाहिए। तो एक अक्ष यहाँ पे इसको चेक करना है, इसमें कहाँ क्या काट रहा है, तो एक यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे इसको हम नहीं लेंगे, ये वाई अक्ष को काट रहा है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है, यानी कितने बार काट रहा है 1 2 3 4, यानी यहाँ पे इसका शून्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे शून्य कितना हो जाएगा तो हमारा 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसको चेक करना है कि यहाँ पे जो जब भी यहाँ पे अगर इस तरह के ग्राफ दे और पूछ दे कि हमारा पी एक्स का शून्य क्या होगा, तो इसमें इसको चेक करिएगा कि यहाँ पे जो ग्राफ खींचा गया है, जो ऐसे करके ग्राफ खींचा गया है, ये हमारा एक अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, ठीक है। जितनी बार काट रहा होगा उतना हमारा उसका शून्य होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको 4 बार काटा है ना, 1 2 3 4 बार, इसका शून्य कितना हो गया 4। अगर यहाँ पे एक और जैसे कि ग्राफ लेकर चलते हैं, जैसे इसमें देखा जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे किस कहाँ काटा है, यहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है, यहाँ पे, यानी इसको कितने बार काटा है 3 बार, तो यहाँ पे इसका शून्य कितना हो जाएगा, पी एक्स का शून्य कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम शून्य निकालते हैं, ठीक है। और इसी बेस पे जो हमारा एक्सरसाइज जब आपका जो चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 है वो इसी के बेस पे काउंट करिएगा कि जो एक अक्ष है, सॉरी जो ग्राफ है वो एक अक्ष को कितनी बार काट रहा है, वो जितनी बार काट रहा होगा उतना उसका क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ठीक है। वहां पे उसको जितनी बार काटा होगा वो उसका क्या हो जाएगा शून्य होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? आप लोग एक्सरसाइज 2.1 बना लीजिएगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम इसको आप लोग होमवर्क में नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग होमवर्क के रूप में बना कर एक्सरसाइज 2.1 को अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अगर देखिएगा इसमें एक और यहाँ पे एग्जांपल से समझ, जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फंसिएगा नहीं। अगर कहीं पे भी एक अक्ष सॉरी माफ करिएगा, जो ग्राफ हमारा कहीं पे भी अगर एक अक्ष को नहीं करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे क्या कर रहा है इसको, ये एक अक्ष को नहीं करता है, तो वहां पे पी एक्स का शून्य हमारा क्या होगा, अगर वो एक अक्ष को नहीं करता है तो वहां पे शून्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। शून्य कितना हो जाएगा 0, यानी कि देखिएगा वहाँ एक अक्ष अगर एक अक्ष को काट रहा है, अगर एक बार काट रहा है तो शून्य क्या होगा, 2 बार काट रहा होगा 3 होगा, 3 बार काट रहा होगा 3 होगा, 4 बार काटा होगा 4 होगा। लेकिन यदि वो अगर वो एक अक्ष को काट ही नहीं रहा है, वो जो ग्राफ है वो हमारा एक अक्ष को नहीं काटता है, तो वहां पे पी एक्स का शून्य कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से आप लोग का जो एक्सरसाइज है वो हमारा 2.1 बनना चाहिए। हम आशा करते हैं आप लोग उसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा, और इसके बाद जो हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, आगे हम लोग ज्यादा मतलब आगे भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल बेसिक चीजें सीखेंगे। और इसमें 2 चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि उसका डायरेक्ट कोई यूज नहीं है बट इनडायरेक्ट उसका यूज आप लोग होगा, तो उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 2 या 3 चीज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। इसमें जो हम लोग का पहला जो आएगा हम उसको कि कॉमन कैसे लेंगे, ठीक है। पहले क्या सीखेंगे हम लोग, कॉमन कैसे लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारे बेसिक चीजें हम लोग बेसिक ही जान रहे हैं, समझिए, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 कर लिए हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, हम बेसिक चीजें जानेंगे कि किसी भी जैसे कोई भी बहुपद आएगा तो इसमें कॉमन लेने की बात आती है, ठीक है।
हम इस कॉमन को कैसे लेते हैं इसको सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा अगर यहाँ पे समीकरण को किसी समीकरण को लेकर चलते हैं, जैसे यहाँ पे 4x+2, ठीक है, और भी यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं बहुत सारा, 3x² माइनस 4x, जैसे आप 24 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे, कॉमन यहाँ पे कैसे लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कॉमन लेने जानेंगे। जैसे यहाँ पे इसमें पूछा जाए तो इसमें देखिए जब भी अगर कॉमन लेने का बात हो तो प्रयास किया जाता है कि अधिकतम हम कॉमन ले लें। ठीक है, सबसे अधिक कॉमन ले। यहाँ पे जैसे देखिएगा, यहाँ पे जैसे हमको इस दोनों के बीच में क्या कॉमन हो सकता है। ठीक है, इसके बीच में, अच्छा चलिए यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये 4 और 2 किससे किससे कट जाएगा, 2 से कटेगा। दोनों किससे कटेगा, 2 से, यानी इसके बीच में कॉमन क्या आ सकता है, हमारा 2 आ सकता है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 कॉमन लेने का मतलब होता है कि इस 2 से ये दोनों में भाग है, क्या करना, 2 से, यानी अब जब हम 4x में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 2 आएगा, यानी कि 2 यहाँ पे x है तो कितना बचेगा हम लोग का 2x। यहाँ पे 4x जब आप कितना लिखेंगे, 2x लिखेंगे। प्लस है तो हम प्लस देंगे क्योंकि हम प्लस कॉमन लिए नहीं है। ठीक है, साइन तो यहाँ पे प्लस ही कॉमन लिए, बट यहाँ से यहाँ पे प्लस है तो प्लस में प्लस कॉमन लिए, तो या प्लस में प्लस से गुना करेंगे या प्लस में प्लस से डिवाइड करेंगे तो प्लस ही ना आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए तो इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे कॉमन तो दोनों में से लिए हैं, एक में से तो कॉमन लिए नहीं है, दोनों में से लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब 2 में भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 1 आएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होगा, इसमें से हमारा 2 कॉमन निकल गया। असल में कॉमन कैसे लेंगे, ठीक है, फिर से समझिएगा। इसमें सबसे पहले चेक करना है कि ये दोनों किससे 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 कट रहा है। ठीक है, और अधिकतम किससे कट रहा है, ऐसा समझिए कि इसको एचसीएफ निकाल के चेक करें। अगर ना भी समझ में आए कि 4 और 2 किससे कट रहा है तो चुपचाप एचसीएफ निकाल के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। अगर 4 और 2 का एचसीएफ अभी हम निकालने जाएंगे तो हमारा 2 ही आता है। और जब यहाँ पे आप 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे जब 2 हम बाहर निकाल लें तो इस ये 2 क्या करता है, ये दोनों में यहाँ पे अगर 2 यहाँ पे और भी रहता है ना तो उसमें क्या करता है, ये डिवाइड करता है। यानी कि यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेना है तो यहाँ पे 4x में क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब 4x में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 है और यहाँ पे x है तो 2 into x क्या हो जाएगा हमारा 2x। यहाँ पे कितना बचेगा 2x, प्लस है तो हम प्लस दे देंगे। फिर यहाँ पे 2 है, इसमें भी तो हम 2 कॉमन लिए हैं। जब इसमें से हम 2 कॉमन लिए हैं तो इसमें यहाँ पे भी 2 में 2 से डिवाइड हुआ तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 4x + 2 में से हमारा 2 कॉमन निकलेगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद देखिएगा हम इसमें से भी देखेंगे, तो यहाँ पे देखा जाए 3 और 24 कितना है, और ये चेक कर लिया जाता है कि यहाँ पे कितना है, 3 और 24 है। ठीक है, और एक चीज देख रहा है कि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी x दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसमें से x भी कॉमन निकल रहा होगा ना, दोनों जगह x दिख रहा है, मतलब यहाँ पे x भी कॉमन निकल रहा है। और यहाँ पे 3 और 24 में भी चेक करना है कि 3 और 24 में भी कुछ कॉमन निकला, यानी 3 और 24 किससे कट जाएगा, 3 से। तो यहाँ पे पहले तो 3 निकल जाएगा और दोनों में x दिख रहा है, मतलब यहाँ से x भी निकलेगा। ठीक है, अधिकतम चेक करने के लिए देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पे अधिकतम रहता तो अधिकतम प्रयास करते, लेकिन देखिए यहाँ पे x ही है और यहाँ पे x² है, तो यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे x ही कॉमन निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉमन निकाले तो 3x को क्या कर लेंगे, यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस 3x में इससे क्या करेंगे आप, 3x² को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे 3x² में से हमको अगर 3x हमको कॉमन लेना है तो क्या करेंगे, 3x² में 3x से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब भी आप कोई भी संख्या कॉमन लीजिएगा तो उससे सब में डिवाइड होता है। ठीक है, अगर हमको इसको यहाँ से इसको यहाँ लाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, जब इससे हमको ये लाना होता है, अगर उल्टा ऐसे कम करना होता है तो इसको हम गुना करके ये लाते हैं, लेकिन हम इससे हम ये ला रहे हैं तो इसमें कॉमन करें तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, असल में आ रहा है, क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी हम 3x² में हमने 3x कॉमन लिया है तो 3x² में हम क्या करेंगे, 3x से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा ना, यहाँ पे x से एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ क्या बच जाएगा x, यानी यहाँ पे जब 3x² में हमने 3x कॉमन लिया तो क्या बच गया x। ठीक है, फिर माइनस है तो हम माइनस दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस कॉमन लिए होते तो प्लस, अब कोई साइन कॉमन नहीं लिए, ठीक प्लस लिए, लेकिन अब इसके बारे में बताएंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस है तो बस माइनस लगाना है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम, फिर 24 में भी तो हम 3x कॉमन लिए, इसमें से 24x में से भी तो हम कितना कॉमन लिए है, 3x। 24x में हम 3x कॉमन लिए है ना, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे कि हम 24x में क्या करेंगे, 3 से सॉरी माफ करिएगा 3x से डिवाइड करेंगे। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, ये 3 से कितना बार में चल जाएगा, 8 बार में, और यहाँ पे 1 से x कट जाएगा तो क्या बच गया, सिर्फ 8 बच गया। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, हमारा
तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसमें बहुपद में कॉमन ले लिए। समझ में आ गया? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है ना? तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको इसमें भी हमको कॉमन लेना है। तो पहले चेक करेंगे, पहले संख्या वाला चेक करें, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, यानी दोनों ही किससे कट जाएगा, 4 से कटेगा। 4 से कटेगा ना, यानी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 4। अच्छा यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे कहीं भी x दिख रहा है, या x स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी x पूरा दिख रहा है, ये तो कॉमन आएगा नहीं। देखिएगा कॉमन क्या होता है, जो दोनों में दिख जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एगो में है तो एगो में से कॉमन लिया, उसमें से जबरदस्ती कर दिए, तो ऐसा काम नहीं किया जाता है, दोनों में दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 का बात करें तो 4 इसमें भी 8 में 4 है ना, अगर 8 को हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 4 गुने 8, 4 into 8, सॉरी माफ करिएगा, 4 into 2 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 4 into 2, यानी 4 गुने 2 लिखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे 4 हमको दिख रहा था ना, इसलिए हम यहाँ पे 4 ले, लेकिन इसमें तो x दिख नहीं रहा, तो इसमें x कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, तो 4 ही कॉमन आ सकता है। तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, पहले इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इस स्क्वायर में किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। ये 4 से 4 कट जाएगा ना, क्या बच जाएगा हम लोग का, x स्क्वायर बच जाएगा। यानी जब 4x स्क्वायर में हम 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, और फिर यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे 8 में जब हम 8 में 4 को कॉमन लेंगे तो ये 8 से कितने, 8 जो होगा 4 से कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का 2। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉमन ले सीखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा कई जगह लगता है कि हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे यहाँ पे और एग्जांपल अगर लेकर देखें, यहाँ पे देखेंगे हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, कि माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कैसा फर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग बेसिक चीजें ही जान लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए बेसिक चीजें बेसिक मैथमेटिक्स ही अप्लाई करेंगे। एक चीज आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, अगर माइनस में प्लस से गुना किया जाए या प्लस में माइनस से गुना जाए, हमें उसका जो मान आता है वो किसमें आता है, माइनस में आता है। किसमें आता है, माइनस में आता है। ठीक है, जब भी माइनस में माइनस से गुना होगा, प्लस में प्लस से गुना, उसका जो मान आता है वो किसमें आता है, वो हम लोग का प्लस में आता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक कांसेप्ट होता है। हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं, बोर्ड मास बनाते हैं, तो इसको हम सीख लेते हैं। ठीक है, जब भी माइनस से प्लस से गुना करें या प्लस से माइनस से गुना करेंगे, आंसर किसमें आता है, माइनस में। जब भी माइनस से गुना करें या यहाँ पे प्लस से प्लस से गुना करें, आंसर किसमें आएगा, वो हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, सेम कांसेप्ट हमारा ये वाला जितना कांसेप्ट है ये हमारा डिवाइड में भी अप्लाई होता है। यानी अगर माइनस में माइनस से डिवाइड करें, माफ करिएगा, माइनस में अगर प्लस से डिवाइड करें या प्लस से माइनस से डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसका जो वैल्यू आता है हमारा किसमें आता है, माइनस में आता है। अगर माइनस में माइनस से डिवाइड कर रहे हैं या प्लस में प्लस से डिवाइड कर रहे हैं, इस कंडीशन में भी इसका जो मान आता है हमारा वो प्लस में आता है। यानी गुना वाला और भाग वाला नियम सेम ही रहता है। ठीक है, ये चूंकि हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन ये चीजें हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, दोनों में जो कंसेप्ट होता है हमारा सेम होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करते हैं, माइनस का 4 यहाँ पे कॉमन लेते हैं। x दोनों में दिख रहा है ना, x दोनों में दिख रहा है ना, यहाँ पे x यहाँ पे दोनों में दिख रहा है, यहाँ से x भी कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम कितने कॉमन ले रहे हैं, 4x स्क्वायर। ठीक है, कितना कॉमन ले रहे हैं, माइनस का 4x स्क्वायर। यानी इस यहाँ पे जितना होगा उसमें कितना से डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे, माइनस का 4x से करेंगे। ठीक है, कॉमन क्या लेंगे, ये लिए है ना, हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो कॉमन लेंगे उससे क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग पदों में क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लास ओवर हो गया सर, वेट है मिनट, बस एक मिनट छोड़ देना सर। यहाँ पे तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 4x इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके चेक करते हैं, तो माइनस का यहाँ पे 4x है तो माइनस 4x स्क्वायर में हम माइनस का 4x से कॉमन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो ये माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पे 4 से 4 भी कट जाएगा, यहाँ पे x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ हम लोग का x। तो इसलिए यहाँ पे हमारा x जो आता है वो प्लस में आता है। जब भी हम यहाँ पे माइनस का कॉमन लें तो यहाँ पे x किस पे आ गया, प्लस में आता है। अगर यहाँ पे हम प्लस का यहाँ पे 12x, तो 12x में अगर माइनस का हम 4x से करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, x से x हम लोग x से x हमारा क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 4 से हमारा 12 3 अब माइनस और प्लस क्या होता है,
अभी बताया ना माइनस और प्लस गुना या भाग में दोनों में सेम नियम होता है, किसमें हो जाता है माइनस में हो जाता है। यहाँ पे तो कितना आएगा, जो यहाँ पे 3 बचा हुआ है ना, तो ये 3 किस में आएगा माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 3। तो ये हमारा सिंपल सा रूल्स होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे प्लस है उसमें से माइनस कम लेंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि माइनस आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो माइनस कम लेते हैं तो प्लस आता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक कल देख लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं आपके कि माइनस का 3x हमने कमा लिया है, तो यहाँ पे माइनस देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग 3x स्क्वायर में हम क्या कर रहे हैं, माइनस का 3x कमा ले रहे हैं। तो माइनस का 3 जब कमा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा और x से x कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा माइनस बच जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस और माइनस किस पे हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे क्या बचा x बचा है तो हम x रखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या बचेगा माइनस का है। यहाँ पे माइनस का 15x है तो माइनस का 15x रखेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे कितना से माइनस का 3 से। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 5 इसमें कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यानी क्या बच गया हम लोग का प्लस का 5 बच गया। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, यानी यहाँ पे प्लस का 5 बच गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉमन लेते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही लेने देते हैं, इसके बाद वाले जो कुछ भी होंगे इसके 2.2 को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।